हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों बात करेंगे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के बारे में। भाई ये क्या चीज़ है, क्यों हो जाती है, इसमें होता क्या है, इसका इलाज क्या होगा, सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों जोलिंजर एलिसन डिजीज़ की अगर बात की जाए, डिजीज़ बोलो सिंड्रोम बोल सकते हैं बेसिकली से हम, तो सिंड्रोम जो है इसका पहले अपन बात करते हैं भाई इसका नाम कहाँ से आया, क्योंकि अजीब सा नाम है, ऐसा कोई बीमारी का नाम तो होता नहीं। वो हुआ ये था दोस्तों कि अमेरिकन सर्जन थे दो, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर सर्जन थे। एक का नाम था रॉबर्ट एम जोलिंजर और एक का नाम था एडविन एच एलिसन। तो इन दोनों ने ही एक ऐसी चीज़ को फाउंड किया, ऐसी चीज़ को खोजा कि भाई इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम होता है हमारे शरीर के अंदर जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्हीं के नाम पे ही इस बीमारी का नाम पड़ गया जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, क्योंकि उन्होंने इसको ढूंढा था। तो ये चीज़ आप क्लियर रखो कि भाई जोलिंजर एलिसन कोई बीमारी का कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, बस साइंटिस्ट का नाम है, बोल सकते हैं सर्जन का नाम है। ये जो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है इसे कई जगह पे अलग अलग नामों से भी बोला जाता है या लिखा रहता है। जैसे कि भाई ये इसको कई बार बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा बोल देते हैं, अल्सरोजेनिक ट्यूमर बोल देते हैं, या ZE सिंड्रोम बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम होंगे। वो होगा क्या, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें सिर्फ इतना होता है, बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि हमारी जो आंतें होती हैं उनके अंदर कई बार ट्यूमर बन जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर गठान टाइप की बन जाती हैं। और ये गठान नॉन कैंसरस होती हैं। हालांकि 40% लोगों में जांच कराई जाती है तो कैंसर निकलता है, लेकिन फिर भी 60% लोगों में 60% लोगों में ये नॉन कैंसरस होती हैं। तो जांचों में अगर जब बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं पर इसकी बायोप्सी भी कराना जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली डिओडिनम वाले पार्ट में, डिओडिनम जो इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें गठाने टाइप की बन जाती हैं। जब ये ट्यूमर्स बनते हैं तो इनके द्वारा क्या होता है कि जो स्टमक की पैराइटल सेल्स होती हैं, जो हमारा अमाशय होता है उसकी दीवारों पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं पैराइटल सेल्स। ये पैराइटल सेल्स का काम सिर्फ इतना है भाई, ये गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करेंगे, मतलब कि एसिड को छोड़ेंगे समय समय पे, जो कि ज़रूरी भी है खाने को पचाने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए। लेकिन जब ये ट्यूमर बनते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो फिर इतनी ज़रूरत है नहीं, तो फिर और दिक्कतें सामने आती हैं आदमी को। और दोस्तों ये जो ट्यूमर है कई बार पैंक्रियास, स्टमक, इनमें भी कई बार शो हो जाती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिओडिनम का नहीं बोल सकती, पैंक्रियास में भी हो सकते हैं और अपना स्टमक में भी दिख सकते हैं ये ट्यूमर्स, जिनके द्वारा एसिड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करें दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो एसिड तो बहुत सारी बीमारियों में बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या स्पेशल सिम्टम होता है। देखो इसमें ईसोफेगस पेन होता है, मतलब कि खाना निकलने में दर्द हो सकता है, ठीक है ना, पानी वगैरह निकलने में दर्द होगा, क्योंकि एसिड आता है कई बार ऊपर आ जाता है, तो दर्द होगा। और खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद और खाना खाने के दौरान, इन तीनों कंडीशंस में दर्द हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया खाना खाने के दौरान पेट में दर्द होता है। कई लोग होते हैं उनके यहाँ से शिकायत होती है भाई कि जब हम खाना खाने बैठते हैं हमको दर्द होने लगता है पेट, या पेट दर्द के डर से वो लोग खाना नहीं खाते। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, हालांकि अल्सर वगैरह भी होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, ठीक है। आदमी को कई बार ब्लड की उल्टियाँ आ जाती हैं, खून की उल्टियाँ भी आ जाती हैं, तो उसको तो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कई लोग। तो खैर घबराने वाली बात होती ही है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, आदमी को भूख नहीं लगती है, बोलते हैं भूख मर गई है, कुछ भी खा रहे हैं इच्छा नहीं होती है, ठीक है ना, घूमते रहते हैं भूखे प्यासे, लेकिन भूख नहीं लगती है, ठीक है। पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो व्यक्ति खा भी रहा है तो उसका खाना अच्छे से पचता नहीं है, इंडाइजेशन तो होता ही होता है, साथ ही एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता, खाना शरीर को लगता नहीं। फिर सब बोलते हैं भाई ये बंदा सूख रहा है, खाना वाना नहीं खाता, लेकिन वो खाना खाता है लेकिन उसके शरीर को खाना भोजन नहीं लगता। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों कि गैस्ट्रिक एसिड का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। जो कौन बढ़ा रहा है, ट्यूमर्स। और दोस्तों ये जो ट्यूमर हैं कई बार सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। और एक वो टर्म होता है दोस्तों मैन 1, इसका मतलब ये होता है कि भाई मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया टाइप 1। इसका मतलब ये कि भाई कुछ लोगों में, लगभग 25% लोगों में इस टाइप का जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है, ठीक, मतलब कि मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाते हैं उनमें। तो
उनमें दिक्कत और ज़्यादा आती है। एक ट्यूमर नहीं, बहुत सारे ट्यूमर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बात की भाई समस्या। कारण यही है कि भाई आदमी की लाइफस्टाइल मान सकते हैं आप, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या इसका कोई इडियोपैथिक कारण, मतलब कि कारण पूरा आज तक साइंस को भी पता नहीं। ठीक है, तो वो ट्यूमर बन जाते हैं, अपन ये बोल सकते हैं ट्यूमर बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको सक्सेसफुली इसको रोका जा सकता है। ठीक है, क्योरेबल है अगर सही समय पे इलाज किया जाए तो। ठीक है, और अगर दवाइयों से भी इसको ठीक ना किया जा रहा हो तो सर्जरी करके ट्यूमर को निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। दवाइयों से ये कुछ हद तक क्योरेबल है, सही किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि भाई डायग्नोसिस में क्या क्या जांच होंगी। कई लोग घबराते हैं सोच के क्या जांच होगी। देखो, नॉर्मल सा आपका सिंपल सा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि यूएसजी अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड या जो टिश्यू है उसको लेप्रोस्कोप से निकाल के और उसकी बायोप्सी की जा सकती है कैंसर को कंफर्म करने के लिए। बायोप्सी जांच में जस्ट टिश्यू को ही लैब में भेजा जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है। ठीक है, तो वो भी की जा सकती है। लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट की बात की जाती है, देखो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं कि आप सोचो कि ये दवाई खिला दो। इसमें जस्ट मैनेज किया जाता है एसिड के प्रोडक्शन को, एसिड के एक्टिविटी को। तो यहाँ पे कई तरह के पीपीआई ड्रग्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, रेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सब चलाए जाते हैं। इन पर मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो देख लेना। ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर गैस को नहीं बनने देते, एसिड के प्रोडक्शन को रोकते हैं। एसिड जो बन रहा होता है पैराइटल सेल्स के अंदर, इनको रोकते हैं। ठीक है, चाहे तो एंटासिड भी दिया जा सकता है, जैसे कि रेनेटिडिन, फेमोटिडिन, ये एसिड को ही जाकर न्यूट्रल करते हैं। तो ये सब दवाइयाँ चलती हैं, साथ में जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो चलता है। भाई देखो, आदमी को बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दो, ठंड लग रही तो ये दे दो, ये सब चलता है। नींद नहीं आ रही तो नींद की दवाई दे दो, इंडाइजेशन है तो कोई एंजाइम पकड़ा दो। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट इतना समझ लो आपको भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड के सीक्रेशन को मैनेज किया जाएगा, चाहे वो इलाज 10 दिन चले चाहे 2 महीने चले। तो ये होता है क्या, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करो। ठीक है, क्या होता है कई बार अपन को कोई चीज़ पसंद आती है, अपन लाइक नहीं करते हैं, सोचते हैं लाइक कर देंगे, तो इसलिए मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आपको लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।